नमस्कार, सात संदेश कौशिक न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी के लिए ये बुलेटिन सदैव आपके लिए था, लेकिन अब चुनावी कवरेज इसमें हम ज्यादा दे रहे हैं और विस्तार से समाचार जो आसपास की घटनाएं हैं वो सिवाय राजनीतिक घटनाओं के अब हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके लिए जरूर मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन आज की जो धमाकेदार भादरा आसपास की खबरें हैं वो सारी खबरें आपको बताएंगे। और क्या हो रहा है बागड़ बेल्ट में, बागड़ बेल्ट ही सबकी पसंदीदा जगह और मुख्य केंद्र का बिंदु क्यों बना है, दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। और एक ऐसे विषय पर भी आज बात करेंगे जो पूरी भादरा विधानसभा क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बना है, और वो बना है विधायक बलवान पूनिया का एक मैसेज जो उन्होंने अपनी 2 फेसबुक आईडी से पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, समर्थकों के लिए रखा है। क्या है वो मैसेज, क्या है उसके मायने, हम आपको विस्तार से उसके बारे में बताएंगे और क्यों नौबत आई ऐसा मैसेज करने की। और चर्चा ये भी है कि बलवान पूनिया बिरान में सभा करते करते अपनी आंखों में आंसू ले आए। आखिर इन आंसुओं के पीछे क्या है मायने। और बागड़ बेल्ट की भी बात करेंगे, अन्य आसपास की खबरों की भी विस्तार से बात करेंगे। नेताओं के ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान की भी हम बात करने वाले हैं। कौन से नेता आज किन किन गांव में दौरे करके आए और उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, इसकी भी बात करेंगे। तो सारी खबरें आपको विस्तार से दिखाने से पहले मैं जल्दी से आपको बता दूं, आसपास की कुछ खबरें हैं वो बता दूं। आज मौसम अचानक बदला है। आपने देखा जब आप सुबह उठे तो मौसम कुछ बदला बदला था। ये मौसम रात्रि को करीब 2:15 बजे के बाद में बदला। अचानक बूंदाबांदी हुई, बादलों की गर्जना, आपने अगर आपकी नींद टूटी है तो आपने सुना होगा। और भादरा क्षेत्र में हल्की फुल्की बरसातें आसपास गांव में और पूरे क्षेत्र में हुई और कुछ गांव में तो जमकर बरसात के भी समाचार हमें मिले। तो ये जो मौसम बदला है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते ही बदला है। और भूमध्य सागर, अंध महासागर से जो आने वाला एक प्रकार से विक्षोभ है उसको ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जो पश्चिमी देशों की तरफ से आने वाली तेज हवाएं और तूफान को एक प्रकार से हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। और उसके साथ बरसात आती है। और इस महीने, इस सीजन में इसका आना अर्थात ठंड का साथ लाना। आपने देखा होगा आज अचानक से ठंड बढ़ी है, तो किसानों को बरसात से तो जरूर कुछ फायदा भी हुआ है और किसानों के चेहरे भी खिले, क्योंकि गर्मी इस बार नवंबर महीने में भी देखी जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं निजात मिली है। अब बात करें हम अन्य खबरों की, जल्दी से मैं आपको भारत का विश्व कप का सफर के बारे में बता दूं। लगातार भारत ने 8 मैच जीत लिए हैं और आज भी एक अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का एक मैच चल रहा है। और ये मैच महज औपचारिकता ही हम मान सकते हैं, क्योंकि हाँ 8 पॉइंट है अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान अगर दक्षिण अफ्रीका से जीत जाता है तो उसके 10 पॉइंट होते हैं और पाकिस्तान के भी 8 पॉइंट है, उसका भी एक अंतिम मैच बचा है। और साथ में न्यूजीलैंड, उसका भी एक अंतिम मैच था जो जीत लिया उन्होंने। तो न्यूजीलैंड के अब 10 अंक हो चुके हैं, वो रन रेट में भी आगे निकल चुका है। अब पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहता है तो उसको कम से कम 287 रनों से जीतना होगा, 287 रनों से। और ऐसा कर पाएगा पाकिस्तान, ये संभव जान नहीं पड़ता। तो आप मानकर चले कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो चौथी टीम है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। इससे पहले भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ और न्यूजीलैंड का मुकाबला जो है वो भारत के साथ लगभग लगभग तय मानकर हम चल सकते हैं। अब बात करें पूरे हनुमानगढ़ जिले की, तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार हनुमानगढ़ में है 13 और उसके बराबर संगरिया में भी 13 उम्मीदवार इस बार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं।
और भादरा में 10, नौर में 9 और पीलीभंगा में सबसे कम 6 ही उम्मीदवार इस बार भाग्य का अपने भाग्य आजमा रहे हैं। और सादुलपुर की बात करें तो मुख्य टक्कर यहाँ तिकोनी टक्कर उभर कर आई है दोस्तों, तिकोनी टक्कर। कांग्रेस, भाजपा और बसपा में तिकोनी टक्कर है सादुलपुर में, राजगढ़ में। जबकि तारानगर में आमने सामने की सीधी कांग्रेस भाजपा की टक्कर दिखाई दे रही है, राजेंद्र राठौड़ बनाम नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस के। अगर नौर की बात करें तो यहां भी अब खुलकर समीकरण सामने आ चुके हैं और सीधी टक्कर है अभिषेक मटोरिया बनाम अमित चचान कांग्रेस के। तो ये टक्कर इन विधानसभाओं में उभर कर आ रही है। और एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो सुखदेव सिंह शेखावत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं, और गांव में भी चौपालों पर भी इसकी चर्चा होती है कि वो अब क्या करेंगे। उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, कांग्रेस की टिकट वो मांग रहे थे। और आज सुखदेव सिंह शेखावत ने अपने कार्यकर्ताओं की भादरा में एक बैठक बुलाई हुई थी और उनके खास कार्यकर्ता उस बैठक में आए थे। और उस बैठक में सुखदेव सिंह शेखावत ने क्या दिशा निर्देश दिया, आप हमारे YouTube चैनल पर और Facebook चैनल पर ये वीडियोस देख सकते हैं कवरेज का। सुखदेव सिंह शेखावत क्या निर्देश दे रहे हैं। हालांकि वो जमकर बोल रहे हैं बलवान पूनिया के खिलाफ, उनके शासनकाल को भ्रष्टाचार का चरम बता रहे हैं। ना जाने पता नहीं क्या क्या आरोप आज लगा गए सुखदेव सिंह शेखावत। आप वो वीडियो हमारे चैनल पर जरूर देख सकते हैं। अगर सुखदेव सिंह शेखावत किसकी तरफ जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दे रहे हैं, ये अगर आपको देखना है तो। अगर अब हम बात करेंगे उसी विषय की, उसके बाद में हम नेताओं के ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान की बात करेंगे और बेल्ट की बात करेंगे। किस बेल्ट में कैसे किस प्रकार माहौल चल रहा है और बागड़ बेल्ट पर सबकी नजर क्यों है। अब हम बात करेंगे बलवान पूनिया के उस मैसेज की जो कल उन्होंने अपनी फेसबुक वाल से डाला है, और 2 अलग अलग फेसबुक है, दोनों ही फेसबुक वाल से डाला है। आखिर क्या है ये मैसेज। सबसे पहले मैं आपको ये मैसेज बता दूं। बलवान पूनिया ने लिखा, हम आपके साथी बलवान पूनिया विधायक भादरा विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, जिसमें मुझे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। जो साथी आर्थिक सहायता करना चाहता है वो निम्न खाते पर आर्थिक मदद कर सकता है। ये मैसेज लिखा है दोनों फेसबुक आईडी से, और उसके बाद में खाता नंबर दिए हैं अपने एसबीआई बैंक के, विधानसभा जयपुर के। अकाउंट होल्डर जो है उसका नाम बलवान पूनिया स्वयं है, और आईएफएससी कोड भी दिए हैं, बैंक का नाम भी दिया है। तो इस प्रकार की डिटेल दी है बलवान पूनिया ने। इसके क्या मायने हैं, हम आपके इसके स्टिक मायने आज बताने जा रहे हैं। आखिर क्यों जरूरत पड़ी बलवान पूनिया को ये मैसेज देने की, जबकि विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि 1000 करोड़ से अधिक अब तक बलवान पूनिया ने बना चुके हैं, बलवान पूनिया कमाई कर चुके हैं इन 5 वर्षों में। और पता नहीं कितने वक्ता ऐसे हैं जो हाजी दाऊद को 3 बार, मकबूल मंडेलिया को 1 बार, रफीक कुरैशी को 1 बार, अशोक गहलोत को 2 बार आदि आदि के आरोप लगाए कि उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए हैं इन नेताओं से। बेशक अपनी कला से बनाए हैं। जैसे सचिन पायलट की अशोक गहलोत की रार हुई थी और उस जंग में बलवान पूनिया ने 2 बार फायदा उठाया बताया गया, और विपक्ष ऐसा आरोप भी बार बार लगा रहा है। इन आरोपों के पीछे आखिर सच्चाई फिर क्या है। जब बलवान पूनिया ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप मेरी सहायता कीजिए, और ये नौबत क्यों आई हम आपको ये बताएंगे, इसकी स्ट्रिक्ट जानकारी देंगे। बलवान पूनिया के दिमाग में क्या चल रहा है, किस लिए किन चीजों से परेशान होकर, आत होकर, डर कर या घबरा कर, या किस चीज के भय से ये मैसेज किया गया है, इसकी वास्तविकता क्या है। अब इसके मायने जानते हैं एक एक करके, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आज सारी बात। वास्तव में क्या बलवान पूनिया की आर्थिक स्थिति खराब है, आप मानते हैं क्या? आपको लगता है कि बलवान पूनिया की आर्थिक स्थिति खराब है? कितने लोग मानते होंगे? क्या 1000 करोड़ संपत्ति बनाने के आरोप जो विपक्ष द्वारा बार बार लग रहे हैं, क्या वो मिथ्या आरोप है?
क्या 3 बार हाजी दाऊद कुरैशी, 2 बार अशोक गहलोत, 1 बार मकबूल मंडेलिया आदि से बड़ी मोटी रकम लेने के जो आरोप है, क्या वो मिथ्या है, क्या वो झूठ है, उसमें सच्चाई नहीं है क्या? क्या लगभग 70-80 लाख रुपया 2018 के चुनाव में मालाओं के रूप में आए थे, क्या वो नहीं आए थे, या वो लग गए? पीली बंगाल में जमीन बनाई है बताया जा रहा है, मुंबई में कोई फ्लैट बताया जा रहा है, गिफ्ट दिया बताया जा रहा है, या जयपुर में फ्लैट के आरोप लग रहे हैं वो भी बताया जा रहा है, पत्नी के नाम किसान भवन के कागज है ये बताया जा रहा है, आदि आदि ऐसे आरोप विपक्ष धड़ाधड़ लगा रहा है। और बलवान पूनिया ने मैसेज दिया है कि मुझे आर्थिक हालत मेरी खराब है या मुझे आवश्यकता है, तो खराब ही समझ सकते हैं। अगर आर्थिक सहायता चाहिए तो आर्थिक हालात खराब है तभी तो मांग रहे। क्या वाकई में बलवान पूनिया एक ईमानदार विधायक है? अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। या फिर कप्तान मीनू बेनीवाल भामाशाह से पंगा लेने का ये नतीजा है, हाथ पांव फूल चुके हैं, क्योंकि मीनू बेनीवाल ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया है बलवान पूनिया के लिए कि 50,000 से अधिक वोटों से वो हारेंगे, संजीव बेनीवाल जीत रहे हैं। और कई बार तो उन्होंने कहा कि कौन बलवान पूनिया, मैं तो जानता ही नहीं, क्योंकि बलवान पूनिया बार बार मीनू बेनीवाल का नाम लेकर कई ऐसे शब्द बोल चुके जो आपत्तिजनक भी है, और वो सभ्य समाज में ऐसे शब्दों का कोई महत्व नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। और सभ्य राजनीति में, राजनीति तो बेशक सभ्य ही है, लेकिन आजकल राजनीति को पता नहीं क्या हो गया है। नीतीश कुमार के चर्चे पूरे देश में चल रहे हैं। माफी मांग ली उन्होंने, बड़े बहुत ही ऐसे आत्म गिलाने वाली शब्दों में माफी मांगी उन्होंने। लेकिन क्या सभ्य राजनीति में किसी नेताओं को इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जबकि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इन नेताओं को, छोटे नेता या बड़े नेताओं को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी बातों को तवज्जो देते हैं, उनकी सभाओं में भीड़ के रूप में जुटते हैं, उनके एक आह्वान पर आ जाते हैं। तो क्या ऐसे शब्दों से हम उन लोगों को क्या मैसेज, क्या संदेश दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको कुछ और इसके मायने बताता हूं। क्या बलवान पूनिया का भविष्य की राजनीति को लेकर ये एक स्टंट है, पॉलिटिकली स्टंट, ये रिहर्सल की जा रही है भविष्य की राजनीति को लेकर? मैं आपको बताऊंगा भविष्य की राजनीति क्या है। जो दौलत बनाई है जैसा आरोप लग रहा है विपक्ष द्वारा, ईडी की गिरफ्त में आने से विभिन्न एजेंसियों को ये दिखाना कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने तो आर्थिक सहायता लेकर तो चुनाव लड़ा है, और ये मैसेज तक दिया है, देखो आप। तो क्या ये भविष्य की रिहर्सल है? ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है? क्या डर सताने लगा है अब ईडी का या अन्य एजेंसियों का? और बार बार जब ईडी का नाम आता है, विपक्ष कई बार आरोप लगाता है कि इसकी जांच होगी, तो बलवान पूनिया बड़ी बौखलाहट में और बड़े तेज आवाज में शब्दों के साथ इसका खंडन करते हैं और जोरदार प्रहार करते हैं उन लोगों पर। या फिर जनता में जो भ्रष्टाचार और गलत कार्यों से कमाई गई दौलत की बनी छवि जिसका आरोप विपक्ष लगा रहा है, में निखार लाना चाहते हैं कि पुनः वोट लोग दे दे। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो लोगों में यह मैसेज जाएगा कि बलवान पूनिया के पास तो यार कुछ नहीं है, वो ऐसे मैसेज कर रहा है तो कहां है पैसे? और संजीव बेनीवाल के साथ तो मीनू बेनीवाल जैसा भामाशाह आ चुका है और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चुनावी फाइट कर रहा है। आज भी मीनू बेनीवाल जो भादरा का एक चौक है, मूर्ति चौक के पास में, खूबराम जी की मूर्ति चौक के पास में, करशल बलदेव शर्मा के घर के पास में जो चौक है, वहां कांजुओं से संजीव बेनीवाल को तोला जा रहा है। वहां मीनू बेनीवाल भी थोड़ी देर बाद में सभा है, वहां उपस्थित रहने वाले। तो कंधे से कंधा मिलाकर ये मीनू बेनीवाल, कप्तान भामाशाह, क्षेत्र की सनसनी
चाहे वो हरियाणा की सनसनी हो, राजस्थान की सनसनी हो, क्यों ना कहें हम सनसनी। अरे करोड़ों रुपए वो दान ऐसे दे देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। और गौशालाओं में गो भक्त, एक नंबर के गो भक्त, गौशालाओं में विशेषकर वो दान देते हैं। तो क्या उनका बादरा क्षेत्र में फोकस करना बलवान पूनिया की कंपी छुटा रहा है? क्योंकि बलवान पूनिया ने निमंत्रण दिया है उनको आने के लिए, उनको छेड़ के, उनके साथ इस प्रकार का संवाद करके उनका नाम ही नहीं लिया गया। पहले एक वो पैसे वाला आता है और आकर कुछ चला जाता है, ग्रामीणों से कह रहे थे उनसे ही करवा लेते। और पिछले 2-3 दिन 4 दिन पहले तो बहुत ही गलत शब्द एक उनके लिए इस्तेमाल किया गया, फिल्म का डायलॉग बोलते हुए, जो कि निश्चित रूप से मीनू बेनीवाल को बहुत खला होगा। क्यों ना खले, वो नेता भी है लेकिन सबसे बड़े वो समाज सेवी है, वो भामाशाह है। ऐसे शब्द सुनने के लिए वो समाज सेवा में या फिर राजनीति में नहीं आए। और मीनू बेनीवाल ने कभी भी किसी के लिए एक भी अशब्द कहा हो, ऐसा हमने नहीं सुना। वो बड़े सभ्य वक्ता है। अमूमन वो वक्ता है ही नहीं, वो कुछ बोलते ही नहीं, बहुत कम बोलते हैं। और बोलने की बारी आती है तो वो इनकार कर देते हैं, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं तो बात कर सकता हूं, मेरी बात जो है वो आपको कह सकता हूं। तो क्या ये मीनू बेनीवाल का डर है जो बलवान पूनिया के अब मुख से निकल रहा है और फेसबुक वॉल में शब्दों के रूप में ढलकर आपके सामने आया है? या फिर कोई राजनीतिक स्टंट है ईडी से आदि से वो चीजें छुपाने के लिए? ये तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन बलवान पूनिया ये मान चुके हैं कि वो पिछड़ रहे हैं, इसीलिए अब वो टक्कर में आने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस कैंपेन में पिछड़ ना जाए, या फिर वो पिछड़ चुके हैं, पैसा इकट्ठा कर लिया जाए। वह विपक्ष हो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, दोनों हाथों से संपत्ति बटोरी जा रही है। तो क्या यही उसी का एक हिस्सा है कि बलवान पूनिया ये कह रहे हैं मेरी आर्थिक मदद की जाए, मुझे आर्थिक मदद की जरूरी है, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। लोगों ने मदद तो पहले भी की थी, जब 2018 में आपने चुनाव लड़ा था, जबरदस्त मालाएं आपको पहनाई थी। और इस क्षेत्र के एक एक गांव, एक एक ढाणी और वार्ड वार्ड, कस्बा, क्षेत्र, चौपाल, कहां आपकी चर्चा नहीं थी। लेकिन आपने शासन क्या किया है, आपने शब्दावली क्या रखी है, आपने द्वेषता की राजनीति की है और विपक्ष को मौका दिया है आपने। आज विपक्ष के जितने भी नेता यहाँ चुनाव में फाइट कर रहे हैं वो आपके इन्हीं आरोपों को लेकर मैदान में उतरे हैं। हालांकि हम ये कहने से गुरेज हमें कतई नहीं है कि मूलभूत जो समस्याएं हैं उनके मुद्दे बादरा से भी गायब है। यहाँ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, उन्हीं को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है। बलवान पूनिया विपक्ष जो विकास का मुद्दा लेकर चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं भ्रमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकास की बातों से ज्यादा वो मोदी को कोसते हैं। अपने भाषण में आते समय वो मोदी को कोसने में, पीएम को कोसने में लगा देते हैं। उसके बाद में भाजपा पर जमकर प्रहार करते हैं, फिर संजीव बेनीवाल को बाबूजी बाबूजी कहकर उन पर कई तरह की छींटाकशी करते हैं या आरोप लगाते हैं, या पीछे उन्होंने जो गलतियां की होगी उन गलतियों के ऊपर वो कुठाराघात करते हैं। ये उनका संबोधन है। तो क्या ये संबोधन सही है? क्षेत्र के जनता के हित के मुद्दे इन नेताओं को नहीं उठाने चाहिए? चाहे वो संजीव बेनीवाल हो, बलवान पूनिया हो, बजरंग सारण हो, राजेंद्र जलंधरा हो, या बसपा आदि इन पार्टियों के जो नेता हो चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे कौन हो रहे हैं? क्षेत्र की जनता खारा पानी पी रही है। ग्रामीणों में, आप गांव में जाइएगा, खारा पानी पीने को मजबूर है लोग। आप शहर में आइएगा, गटर का पानी पीने को मजबूर है लोग। सीवरेज ने शहर की क्या हालत कर दी है। किसान सड़कों पर है और विभिन्न तरह के 30 से अधिक संगठन, सरकारी संगठन, विभिन्न विभागों के संगठन स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है। आपने पिछले दिनों लगातार देखा होगा। और बादरा में भी है, चाहे वो नर्सिंग कर्मी हो, किसी भी विभाग में आप लीजिए,
सब दुखी है। किसान सड़कों पर है, कभी 60 दिन धरना लगाते हैं, कभी 20 दिन, कभी 30 दिन, कभी टंकी पर चढ़ना पड़ता है, कभी किसानों को लाठियों से बांधना पड़ता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, फसल बीमा क्लेम रुका हुआ है, धरना, कभी रोड जाम किया जाता है, आए दिन ज्ञापन दिए जाते हैं। ये मुद्दे कहाँ है? ये किसानों के, ये व्यापारियों के, ये मजदूरों के, ये क्षेत्र की आम जनता के मुद्दे कहाँ है? संजीव बेनीवाल अगर बात करते हैं तो 14-15 मुद्दे साथ लेकर चलते हैं, मानते हैं। बीच बीच में ये जो समस्याओं वाले मुद्दे वो भी यदा कदा उठा लेते हैं, लेकिन अमूमन बलवान पूनिया पर प्रहार करते हैं कि ऐसे तानाशाही को दोबारा मत ले आइएगा, भूल कर भी मत ले आइएगा। डीजल माफिया, चंदन माफिया, शराब माफिया, हथियार माफिया, नशे की गोलियों के माफिया, आदि आदि न जाने कितने, भू माफिया, कितने आरोप लग रहे हैं। और उन आरोपों के साथ बलवान पूनिया की द्वेषतापूर्ण की गई राजनीति का मुद्दा उठाते हैं, बदले की भावना, रड़क निकालने की राजनीति की बात की जाती है। अरे साथ में जनता के मुद्दे भी आप, इन्वॉल्वमेंट जनता के मुद्दों का भी आप करो अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में। चाहे वो बजरंग सारण हो, बलवान पूनिया को मुद्दा, बजरंग सारण, बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल दोनों को इक्वल लेकर चलते हैं, दोनों पर कुठाराघात करते हैं, दोनों के शासनकाल की कमियां बताते हैं। राजेंद्र जलंधरा बहुत बड़े गैर जाट चेहरे भादरा क्षेत्र के, वो कुमार समाज से आते हैं, बहुत ज्यादा वोट है कुमार समाज के, उनसे बहुत उनकी चर्चाएं भी है। अब वो क्या परफॉर्मेंस करेंगे ये तो अलग बात है। वो भी मुद्दे उठाते हैं किसानों के, सारे मुद्दे वो भी नहीं उठाते। किसानों के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बलवान पूनिया ने 10-12 साल जो मेहनत की, जो मुद्दे उठाए, वो बलवान पूनिया भी किसानों के मुद्दों पर भादरा के विधायक बने। उसी तर्ज पर अन्य नेता भी चल रहे हैं। हाँ, जरूर आजकल वेरिएशन दिया है। राजेंद्र जलंधरा ने भी अपने संबोधनों में, संजीव बेनीवाल ने भी अपने संबोधनों में, और यदा कदा जो बजरंग सारण है उन्होंने भी, और जो अजीत बेनीवाल है, शानदार संबोधन उनका चल रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी, और उनके साथ उनकी भी अलग अलग टीमों के साथ गांव में कैंपेन चल रही है, नुक्कड़ सभाएं चल रही है, ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं वो भी। उनके मुद्दे क्या है? बलवान पूनिया पर जमकर बरसना, संजीव बेनीवाल पर जमकर बरसना, तो क्या पूर्व विधायकों की जो नेग्लेंसिया है, उनकी जो खराब राजनीति या रणनीति है, क्या वही मुद्दे हैं? उन्हीं मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के हित के मुद्दे आप उसमें शामिल कीजिए। हमारा 7 बजे का ये कार्यक्रम अगर ये नेतागण देख रहे हैं और उनके कार्यकर्ता देख रहे हैं, तो अपने नेताओं को कहे कि जनता के मुद्दे आप शीर्ष पर रखिए, आगे रखिए, और उनकी भी बातें आप अपने संबोधनों में कीजिए। आपको भरपूर समर्थन मिलेगा गांव में। और गांव के लोग बड़ी चुप्पी साधे हैं। आपने देखा होगा जो कट्टर समर्थक है सिर्फ वही बोल रहे हैं, बाकी समर्थक जो गांव के लोग हैं वो नहीं बोल रहे। कट्टर समर्थक है, चाहे वो बलवान पूनिया के हैं, वो संजीव बेनीवाल के हैं, बजरंग सारण के हैं, राजेंद्र जलंधरा के हैं, अजीत बेनीवाल के हैं, इन्हीं के समर्थक जो है वो खुलकर आ रहे हैं। बाकी जनता मौन है, चुप है। और उस चुप्पी के पीछे क्या है? उस चुप्पी के पीछे क्या है? बहुत बड़ी बात है। जनता, भादरा की जनता विशेषकर पिछले गत वर्षों से और कई जो विधानसभाओं के चुनाव हुए उसमें साबित किया है जनता ने कि भादरा की जनता को कमतर मत आंकिएगा। उनकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, वो याद रखते हैं और गलतियों का वो पश्चाताप करने का मौका नहीं देते। एक बार सबक सिखाते हैं, और सबक सिखा दिया उसके बाद में संजीव बेनीवाल को भी सबक सिखाया है जनता ने, जिनका आज माहौल अग्रिम पंक्ति में आप मानकर चल रहे हैं और चर्चा आप सुन रहे होंगे। उनको भी सबक सिखाया है। 1998 में उनके कार्यकाल को खराब कार्यकाल माना जाता है।
उसके बाद में 10 साल तक 2 योजना जनता ने उनको पनिशमेंट दिया है। उसके बाद में फिर 2013 में लेकर आए। वो कार्यकाल उनका कहीं ना कहीं वसुंधरा की खिलाफत के चलते राजस्थान में भेंट चढ़ गया और कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के फैक्टर के नीचे दब गया। बलवान पूनिया लगातार संघर्ष कर रहे थे इस क्षेत्र में, किसान नेता की छवि बनाई थी, लेकिन आज कोई किसान नेता उनको कहना नहीं चाहता। आखिर इतना इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आया है? मैं आपको अब थोड़ी सी मैं बात करूं, नियमों की बात करते हैं तो नियमों की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता में इन नेताओं की क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कल आपको बताया था, आपको याद होगा, गाड़ियों का काफिला, 100 से 125 गाड़ियों का काफिला, 50, 60, 70 गाड़ियों का काफिला, बजरंग सारण का भी अच्छा काफिला और अन्य नेताओं का भी काफिला, कोई 5 गाड़ी का काफिला, कोई 10 गाड़ी का काफिला, कल विस्तार से हमने बताया था। तो 40 लाख रुपए समय सीमा है, इसकी वो संख्या है, एक प्रकार से खर्च की सीमा है। 40 लाख ही महज आप चुनाव में खर्च कर सकते हैं। और बलवान पूनिया सहायता मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं? यहां तो लाखों रुपए आ सकते हैं, करोड़ों रुपए आ सकते हैं। जब 2018 में आपने चुनाव लड़ा, 70-80 लाख की मालाएं आपको पहनाई थी और 13 में चुनाव लड़ा, मुझे याद है कहीं ना कहीं 1 करोड़ से अधिक की माला पहनाई होगी। सुखदेव सिंह शेखावत को भी 70-80 हजार की लाख की माला पहनाई थी। संजीव बेनीवाल को भी लगभग इतनी माला पहनाई गई थी। तो माला पहनाकर लोग सहायता कर रहे हैं। अब ये सहायता मांगकर आप क्या आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे? 40 लाख की समय यहां सीमा है खर्च की, और अब तक कितना तो खर्च हो चुका होगा। आप इतना बड़ा गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, 100 से 125 गाड़ियों का, आगे आपकी सभा भी है, उसमें भी गणना होती है। मैं जनता को बता देना चाहता हूं, जनता को क्लियर कर देना चाहता हूं, आप भी ध्यान रखिएगा इन सभी नेताओं से और इनकी खिंचाई कीजिए। आप क्यों इतना तामझाम काफिला ले फिरते आप? क्यों आपको गांव की जो जनता है, जो लोग है, जो ग्रामीण है, उनकी स्ट्रेंथ पर आपको विश्वास नहीं है, जो अपनी स्ट्रेंथ साथ लिए घूमते हैं आप? दोस्तों, नियम क्या है आखिर, इसकी भी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं, चर्चा कर लेता हूं। एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हैं। इससे पहले ये 28 लाख था, इसको बढ़ाकर अब 40 लाख किया गया है। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो 50 लाख से 70 लाख ही खर्च कर सकते हैं। एक बैंक में अकाउंट भी बाकायदा खोलना पड़ता है प्रत्याशी को, और चुनाव आयोग द्वारा एक रजिस्टर दिया जाता है, उसमें खर्चा मेंटेन करना पड़ता है सारा का सारा। क्या करते हैं ये नेता? तमाम खर्चे लिखने पड़ते हैं, रसीदें भी आपको इकट्ठी करके रखनी पड़ती है, उसका भी हिसाब होता है, उसको भी देखा जाता है, चेक किया जाता है उसको भी। कार्यालय का किराया, इसके रेट निर्धारित है, 5,000 से 10,000 रुपया इसके रेट भी निर्धारित है। ऑफिस में झाड़ू, सीसीटीवी कैमरे आदि जो भी सामान आता है उसके भी रेट निर्धारित है, वो भी खर्चे में जुड़ता है सारा का सारा। तो क्यों चाहिए आपको इतनी आर्थिक सहायता? चाहे जो भी आप समोसे, आप जो भी खाएंगे उसके सबके पैसे जुड़ते हैं। चाय के 8 रुपए जुड़ते हैं, समोसे के 10 रुपए जोड़े जाते हैं, सैंडविच खाते हैं तो 15 रुपए जोड़े जाते हैं, जलेबी मंगाते हैं तो 150 रुपए किलो की जुड़ती है वो, बर्फी मंगाते हैं तो 200 रुपए केजी की जुड़ती है वो। तो इन सारी चीजों के पैसे जुड़ते हैं। खर्च सीमा कहीं सरकार द्वारा निर्धारित कुछ है, नियम कुछ है और की जाती कुछ है। डेफिनेट इससे कितना गुना ज्यादा जाती होगी। क्या ईमानदारी से ये प्रशासन उसकी मॉनिटरिंग कर पाता है? क्या हर छोटे बड़े नेताओं की मीटिंगों में क्या उनके कार्य कर्मचारी जो है पहुंच पाते हैं? क्या ये बहुत बड़ा सवाल है। नियमों की धज्जियां भी यहां उड़ती होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं, जब खर्च सीमा 40 ही लाख लगानी है आपको, तो क्या 40 लाख रुपए आपके पास है ही नहीं?
या आप मीनू बेनीवाल से डर चुके हैं कि वो तो कितना ही खर्चा कर सकते हैं, कौन इनको पूछने वाला है? अजी ऐसा नहीं है। यहाँ हिसाब होता है हर चीज का। चुनाव आयोग को जवाबदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, चुनाव आयोग की एक एक चीज, एक एक पैसे का हिसाब उनको रखना पड़ता है। आप उनसे आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग इसके लिए बाध्य है, वो उसकी जानकारी भी देगा। तो ये समझ से परे हैं। और मायने हमने आपको बताए कि हो सकता है इसके मायने ये हो जो हमने बताए थे। ईडी से बचाओ या मीनू बेनीवाल का डर, वो भी आजकल ईडी से कम नहीं है, विशेषकर बलवान पूनिया। और बार बार बलवान पूनिया जो है वो मीनू बेनीवाल का आजकल तो नाम भी लेने लगे हैं, पहले तो नाम ही नहीं लेते। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों, ये जो परिस्थितियां चल रही है, जो कैंपेन चल रही है, जो चुनावी एक प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और जो ओछे शब्दों का इस्तेमाल करने की राजनीति चल रही है, ये कहीं ना कहीं बड़ी दुखदायी है, घटिया है। और इसको लेकर आपके वोट नहीं बढ़ते हैं, चाहे वो कोई बोले। इन गलत शब्दों से आपके वोट बढ़ते नहीं, आपके वोट घटते हैं, टूटते हैं। और जो चंद लोग आपकी सभा में तालियां बजाते हैं वो आपके कार्यकर्ता है, न कि आम वोटर हैं जो गांव में बसते हैं। वो आपके कार्यकर्ता है, गांव में तो वो भी बसते हैं, गांव के किसी न किसी वार्ड में ही बसते हैं, किसी ना किसी घर में ही रहते हैं, किसी ना किसी वर्ग से ही है वो। लेकिन उन पर ठप्पा है आपके कार्यकर्ता का, तो वो तो तालियां बजाएंगे। लेकिन उसका मैसेज क्या जा रहा है जनता में, विधानसभा में, आप ये तो अंदाजा लगाएं। या फिर जनता पर से आपकी पकड़ हट चुकी है, ढीली हो चुकी है। तो आज के लिए इन मायनों में दोस्तों इतना ही। और अब हम बात करेंगे, ताबड़तोड़ जनसभा चल रही है और जो बागड़ बेल्ट है उस पर नजर क्यों टिकी है सभी नेताओं। संजीव बेनीवाल का लगभग दौरा आज बागड़ बेल्ट में था। बलवान पूनिया का भी अधिकांश दौरा आज बागड़ बेल्ट में था। और बागड़ बेल्ट में संजीव बेनीवाल लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 20 दिनों से बढ़ रहे हैं। एक दिन भी इन बागड़ बेल्ट में संजीव बेनीवाल की सभाओं में गिरावट नहीं देखी। और जो वोट कम हो रहे हैं वो निश्चित रूप से बलवान पूनिया की ढोलकी खाली हुई है। यहाँ उनका जो काफिला था वो काफिला, यहाँ हालांकि गाड़ियों का काफिला तो बड़ा है, भीड़ का काफिला कम हुआ है। गाड़ियों के काफिले में उस भीड़ के काफिले को कंट्रोल, मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या जनता ये समझती है या फिर जनता इसके बुलावे में आ जाएगी? सिंचाई से वंचित 14 गांव और उन लोगों को जिस प्रकार से 100 करोड़ बजट का झांसा दिया गया, मुख्यमंत्री से वर्चुअल उद्घाटन करवाया गया, वो क्या था? उद्घाटन का मतलब तो काम स्टार्ट ही होता होगा। सीधे सीधे अर्थों में अगर लोग भी ये समझे, हम भी समझे, तो यही तो होता है। लोकार्पण का मतलब काम कंप्लीट हो गया, उसको आप जनता के सामने लाए। शिलान्यास का मतलब आज से हम कार्य कर रहे हैं, ये इसका कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, यही तो होता है। कहां हुआ प्रारंभ? देखा कभी? कहीं बन रहे हैं खाले नाले? तो लोगों को बरगलाने का उद्देश्य क्या था? और आवाज निकाल दी अमित चचान ने नोर से, क्योंकि उनके भी 14 गांव में सिंचाई से वंचित और लगभग जो 30 गांव की ये समस्या है, दो तारानगर के भी, कालवास आदि, इन 30 गांवों की समस्या है, ये सामूहिक है और इसकी सामूहिक रूप से इसका बजट आ रहा है। और अमित चचान ने कहा कि ऐसी कोई घोषणा नहीं है, ऐसा कोई बजट नहीं आ रहा है और ये संभव नहीं है सिंचाई से वंचित गांवों को सिंचाई से जोड़ा जाना। तो क्या बलवान पूनिया भादरा की जनता को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? ये तो अब चुनाव हो चुके हैं, वो आचार संहिता लग चुकी है, 25 नवंबर को वोटिंग है, उसके बाद में तो कोई नया विधायक आ जाएगा या जनता पसंद करेगी तो बलवान पूनिया फिर से आ जाएंगे। लेकिन यहां मैंडेट तो बदलने तो जा रहा है, एक बार जनता के हाथ में बागडोर तो आ गई, तो फिर किस बिना पर हम कह सकते हैं कि ये काम होगा? जब एक योजना में आपने नहीं किया तो दूसरी योजना में वो कैसे हो? तो कुल मिला के बागड़ बेल्ट के ऊपर नजर है, मैं ये आपको बता रहा हूं। और हमारे कई साथी दर्शक हमें बार बार ये कहते भी है, हम प्रयास भी
करते हैं कि इसको शॉर्ट रखे, बात को लंबा हम ना करें, लेकिन फिर भी हो जाती है और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी है। लेकिन संजीव बेनीवाल ने आज राखी, रामसरा, मुंदरिया बड़ा, मुंदरिया छोटा, डूंगर सिंहपुरा, मेलिया, बोजला, गेहूं में जबरदस्त सभाएं की और भादरा में भी उनकी सभाएं हैं। अब जब समाचार सुन रहे हैं तो उसके बाद में भादरा में सभाएं और लास्ट मीटिंग उनकी गेहूं में हुई, जो अभी लगभग चल रही है सभा। बलवान पुनिया की बात करें तो सौवाला, चौबारा, घेऊ, नुआ, कुंजी, घोटड़ा खालसा, मलसीसर, छानीबड़ी, मेहराणा, सागड़ा में उनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं थी। जनसभाओं में ये दोनों ही नेता ऐसा लग रहे हैं जैसे 20-20 साल के जवान हो। इतनी मेहनत कर रहे हैं ये सारे के सारे नेता, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। इनको मेहनत का फल कितना मिलेगा ये तो जनता पर डिपेंड है, इनकी छवि पर डिपेंड है, इनके कामकाज पर डिपेंड है, इनकी अब तक की राजनीति है उस पर डिपेंड है और इनकी वक्ता शैली, उनकी छवि पर तो डिपेंड है ही है। ये जो मुद्दे लेकर चल रहे हैं और जनता को कितना विश्वास दिला रहे हैं और उनके संबोधनों में कितना विश्वास जनता के दिलो दिमाग पर, मानस पटल पर ये विश्वास के साथ भीतर समाहित हो रहा है, भीतर से प्रफुल्लित उनको किया जा रहा है। वो कौन सा नेता है, वो कौन सा संबोधन है, वो कौन से मुद्दे हैं, ये तो जनता जनार्दन भली भांति जानती है और उन्हीं को ही ये फैसला करना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बागड़ बेल्ट की। तो पहले मैं राजेंद्र जलंधरा की बता दूं, सिकरोडी, कर्णपुरा, मुंसरी, सरदारगढ़िया, बरवाना, खचवाना, ढाणी, तेलियान, ढाणी, बिश्नोईयान हो, गोगामेड़ी हो, 11 डीपीएन हो, भादरा शहर हो, लगातार जबरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान इन नेताओं का क्या गुल खिलाएगा, कितना रोचक होगा चुनाव, टक्कर किसके मध्य है, गेप कितना है, ये सवाल आपके जहन में हो, हम आपको बताएंगे। अजीत बेनीवाल, सुरपुरा, आसन, अमरपुरा आदि इन बेल्ट पे लगातार कांग्रेस के ये प्रत्याशी प्रयासरत और प्रयासरत नहीं, उनको भी समर्थन मिलना जबरदस्त प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। और उनकी भाषण शैली में इन दोनों ही नेताओं पर प्रहार है, संजीव बेनीवाल और बलवान पुनिया। तो क्या कांग्रेस अपना खोया हुआ वोट बैंक पुनः प्राप्त कर सकती है, ये देखने वाली बात। और कांग्रेस जितना आगे बढ़ेगी, बलवान पुनिया को इतना ही नुकसान हो। तो कांग्रेस की जैसे ही जिस दिन टिकट मिली, ये तय हो गया कि बलवान पुनिया अब हवाओं में आगे नहीं बढ़ने वाले, अब वो स्थिर रहने वाले या फिर कांग्रेस बढ़ेगी तो वो नीचे आएंगे। ये तो सीधा सा मेथड, कांग्रेस के वोट से समाहित होकर वो इतना बड़ा माकपा का वो बना लिया कि 82,204 वोटों तक वो पहुंचे। पहाड़ सा, हिमाल सा अपना जो स्वतंत्र का वो एक प्रकार से समर्थन का जनाधार था, वो जनाधार का पहाड़ बनाया। हम बात करें बजरंग सारण की, तो बजरंग सारण भी 6 जीजीएम, गणेशपुरा, वास, बीबीपुरा, भिरानी, डावड़ी आदि गांव में जनसंपर्क अभियान उस बेल्ट में था। ताबड़तोड़ उनका भी जनसंपर्क अभियान चल। आम आदमी पार्टी के महंत रूपनाथ हो, रामनाथ शर्मा हो, मुकेश चोपड़ा का भी बागड़ बेल्ट में आज जनसंपर्क अभियान था। तो ये सारे नेता ताबड़तोड़ लगे, लेकिन बागड़ बेल्ट पर क्यों इनकी नजरें? और बागड़ बेल्ट ही सही मानिएगा इस बार नई भारत लिखने जा रहा है। बहुत बड़ा उल्टफेर जो हुआ है, वो सबसे बड़ा उल्टफेर इन बागड़ बेल्ट में हुआ है। जो बागड़ बेल्ट के गांव है, डुंगराना, मेलिया, बोजला, किराड़ा बड़ा, किराड़ा छोटा, रामबास, सोबारा, मलसीसर, घोटड़ा पट्टा, घोटड़ा खालसा, घेऊ, कड़ाऊ, नुआ, ये सारे गांव, ये पूरा का पूरा बेल्ट इस बार खास परिवर्तन करने जा रहा है। वो परिवर्तन क्या है, किस नेता के रूप में है, ये देखने वाली बात है और विस्तार से हम आपको बताएंगे भी। लेकिन पिछला मुकाबला देखें तो 1000 से वोटों से अधिक लीड वाले कोई ज्यादा काम नहीं थे इन नेताओं के। बलवान पुनिया के हालांकि सर्वाधिक थे 23 गांव, 1000 से अधिक वोटों की लीड बलवान पुनिया ने
23 गांवों में ली और संजीव बेनीवाल मात्र 9 गांवों में लीड ली थी। 1000 वोट से अधिक जो आगे थे वो 9 ही गांव थे संजीव बेनीवाल की। 5 गांव डॉक्टर सुरेश चौधरी के थे, पहले भी हमने बताया था। 2 गांव महंत रूपनाथ के थे। तो सुरेश चौधरी है नहीं इस बार। इस बार बजरंग सहारण एक प्रकार से वो भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सुरेश चौधरी की जगह कांग्रेस की टिकट अजीत बेनीवाल के पास है। तो अजीत बेनीवाल कितना बड़ा धमाका कर सकते हैं, कितने वोट बटोर सकते हैं। नेता भी अब उनके साथ आने लगे हैं, देखते हैं, हमारी नजरें बनी रहेगी। लेकिन बागड़ बेल्ट कुछ विशेष करने जा रहा है। बलवान पुनिया बागड़ बेल्ट में जबरदस्त गिरावट में आए हैं। एक जगह बलवान पुनिया ताबड़तोड़ बढ़े हैं और बड़े स्तर पर बढ़े हैं। वो कौन सा क्षेत्र है? भादरा कस्बा। भादरा कस्बे में बलवान पुनिया ने 5000 का आंकड़ा भी नहीं छुआ था 2018 के चुनाव। 82,204 वोट लिए थे, लेकिन इस बार वो 5000 का आंकड़ा छूने जा रहे हैं, उससे आगे जा रहे हैं। और वो कितना आगे जाएंगे? 6000, 7000, 8000 या वो 9000 तक भी जा सकते हैं क्या? ये देखने वाली बात। लेकिन अब पहले वो चर्चाओं में 9000 के आंकड़े तक आ चुके थे चर्चाओं में। जैसे ही कांग्रेस की टिकट मिली है उसके बाद में फिर गिरावट आई है। लेकिन एक बात हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि डेफिनेट इस बार वो 5000 का अपना पिछला आंकड़ा क्रॉस करने जा रहे हैं भादरा कस्बे में। तो गांव की हम एक बार नहीं कह सकते, कुछ गांव मिले हैं हमें, लेकिन वो दर्जन से भी कम है जहां बलवान पुनिया की बढ़त दिखाई देती। ये बड़ी चिंता का विषय बलवान पुनिया के लिए। 88 गांव में बढ़त थी बलवान पुनिया की 2018 के चुनाव में, 88 गांव में, और महज 11 गांव थे संजीव बेनीवाल जिनमें उनकी बढ़त थी, जिनमें 9 गांव में तो वो 1000 से ज्यादा वोट लेकर आगे निकले थे। 6 गांव में सुरेश चौधरी की बढ़त थी, 2 गांव में महंत रूपनाथ की बढ़त थी। तो ये आंकड़े क्या कहते हैं? क्या आगे रिजल्ट इसका रहने वाला है और नेताओं में उतार चढ़ाव किस प्रकार आएगा? हमारी नजरें दोस्तों बनी रहेगी। एक एक चीज का हम विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे। सुखदेव सिंह शेखावत ने जो आज संदेश मैसेज दिया है उसका कितना असर होगा ये हम कल की चर्चा में बताएंगे। और कल गांव में इसको लेकर क्या चर्चाएं हैं उसको लेकर हम कल आपको बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप जो सैकड़ों लोग हमारे लाइव से जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक आभार। जो 7 बजे का बुलेटिन इतनी बड़ी संख्या में आप लोग देखते हैं। लेकिन एक मैं गुजारिश भी सभी हमारे दर्शकों से, हमारे दोस्तों से, मित्रों से करूंगा कि इस बुलेटिन को आप शेयर करके हमें अनुग्रहित जरूर करें। आपका ये योगदान, प्रेम, प्यार, स्नेह, दुलार जरूर हमें प्रदान करें। इसकी हमें भी आवश्यकता है जिस प्रकार बलवान पुनिया को आर्थिक मदद की आवश्यकता है। तो बलवान पुनिया आर्थिक मदद मांग रहे हैं, हम आर्थिक मदद तो नहीं मांग रहे लेकिन आपका साथ मांग रहे हैं इस बुलेटिन को शेयर करने के लिए। तो मैं देखता हूं आज कितनी संख्या में हमारे दर्शक इस 7 बजे के बुलेटिन को शेयर करते हैं। इसका आंकड़ा हमारे पास मौजूद रहता है, आता है, और उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल धमाकेदार समीक्षा के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।